हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगी आपके लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कॉलेज में हो तब भी, या अगर आप जॉब कर रहे हो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर रोल्स। क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम सब कुछ पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करते हैं, क्लास डायग्राम्स, यूएमएल डायग्राम्स, ये सब कैसे बनाते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, किस टाइप की टेस्टिंग होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एंड हम जो कि वन नाइट प्रेप है, तो आपकी प्रिपरेशन तुरंत करवा देंगे। एक रात में आप पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो वर्ड से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की आप अलग अलग जगहों पे डेफिनेशंस देखेंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, बट वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे लगती है वो मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में C++ का कोड तो लिखा ही होगा, C++ या पाइथन, जावा, किसी किसी लैंग्वेज में तो लिखा ही होगा आपने। तो उस लैंग्वेज के कोड को हम कहते हैं प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम एग्जीक्यूट करके एक टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दोज प्रोग्राम्स, कि उन प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा IRCTC में ट्रेन रिजर्वेशन हम कैसे कराते हैं, टिकट बुक करते हैं। तो IRCTC के ऐप में पहले लॉगिन होता है, लॉगिन के बाद आपको ट्रेन्स का एक ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सी ट्रेन चूज़ करना चाहते हो, आपकी अराइवल डेट क्या है, डिपार्चर डेट क्या है, कौन सा टाइम सूटेबल है, वो सारी इन्फो भरते हो आप। उसके आगे फिर आपको एक पूरा ट्रेन्स की लिस्ट मिलती है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, फिर आप बुक करते हो। तो ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। लॉगिन के लिए हमने अलग कोड लिखे होंगे, उसके अलावा चूज़ करने के लिए आपकी कौन सी ट्रेन आप चूज़ करना चाहते हो उसके लिए अलग कोड लिखे होंगे। तो क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। लाइब्रेरीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ होती है। आपने पाइथन में देखा होगा हम अलग अलग लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वही लाइब्रेरीज़ की बात हो रही है। एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करते हैं मतलब अब किसी ने रिक्वायरमेंट रखी कि मुझे एक रेलवे रिजर्वेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, तो हम उससे उसका रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि आप अपने प्लेटफॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखना चाहते हो, आप क्या क्या यूज़र को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो। तो वो सब चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करेंगे किस में? SRS में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम सारी रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं, चाहे वो फंक्शनल नॉन फंक्शनल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो सारी रिक्वायरमेंट जो भी हमारे क्लाइंट को चाहिए होती है वो सब हम इसमें नोट करते हैं, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। बाद में क्लाइंट कहेगा यार मैंने ये भी कहा था तुमने बनाया नहीं, तो हम उसको कह पाएंगे कि आपने ये चीज़ नहीं कही थी, बट हाँ हम बना देंगे बाद में। अच्छा, नेक्स्ट के डिज़ाइन डॉक। डिज़ाइन डॉक क्या होता है? डिज़ाइन का मतलब मैं फ्रंट एंड वाले डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। डिज़ाइन का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम के साथ क्लाइंट कैसे इंटरैक्ट करेगा। तो इसके लिए अलग अलग डिज़ाइंस बनते हैं, जैसे कि UML क्लास डायग्राम में हम इसको बाद में पढ़ेंगे, बट अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं कि हमारा एक लॉगिन पेज होगा, लॉगिन में यूज़र क्या करेगा? अपना यूज़र नेम डालेगा और पासवर्ड डालेगा। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र जो है इनपुट दे रहा है यूज़र नेम पासवर्ड। जब वो सक्सेस होगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो वो आगे उसको हम ट्रेन्स के ऑप्शन देंगे। अगर वेरिफिकेशन इनकरेक्ट हुआ, यूज़र नेम पासवर्ड कुछ गलत हुआ, तो हम उसको रीट्राई का ऑप्शन देंगे। ये मैं बहुत एक वेग डायग्राम बना रहा हूँ आपको बस बताने के लिए कि डिज़ाइन डॉक में क्या होता है। डिज़ाइन डॉक में बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको हम डिटेल में आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? कोड डॉक। कोड डॉक क्या होता है? जिसके अंदर हम सारे अपना कोडिंग का पार्ट लिखते हैं कि हमने क्या क्या कोडिंग करी है, किस टाइप से हमने अपना फ्लो बनाया है, जिसमें हम फ्लो डायग्राम से बनाते हैं कि हमारा जो लॉगिन वाला कोड है उसके बाद क्या हो रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है। तो प्रॉपर डायग्राम्स बनाते हैं जिससे हमें फ्लो समझ आए। स्टेप फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि AWS स्टेप फंक्शंस का यूज़ करा जाता है वर्क फ्लो देखने के लिए कि अभी कहाँ से कहाँ कोड जा रहा है, किस कोड में हमारा एरर आ रहा है। तो ये सब कोड डॉक्यूमेंट में आता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग डॉक। टेस्टिंग डॉक क्या होता है? जब हमने अपना कोड बना लिया तो उसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी है। आप बेसिक अगर C++ का कोड लिखते हो, कोई भी, फॉर एग्जांपल प्रिंट प्राइम नंबर्स, आपने इसका कोड लिखा,
तो आप क्या करते हो, उसके बाद टेस्ट करते हो ना कि आपका कोड जो आपने लिखा है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वही टेस्टिंग डॉक, कि उस डॉक में हम मेंशन करते हैं हमने क्या क्या टेस्ट केसेस को एनालाइज करा, कौन कौन से टेस्ट केसेस को हमने रन किया, जिससे कि बाद में हमें पता चले अच्छा हम ये ऑलरेडी रन कर चुके हैं, तो इसमें एरर नहीं होगा, कहीं और एरर होगा। तो ये सब पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ यूजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। आप किसी भी चीज़ को डेवलप कर रहे हो। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, हम सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है कि इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम सिविल यानी सोसाइटी के लिए कुछ बना रहे हैं। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए, फिजिबिलिटी, कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो फिजिबल है भी या नहीं, पॉसिबल है भी या नहीं। ऐसा पता चले क्लाइंट ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रखी जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हम फिजिबिलिटी में टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। वरना हम पता चले क्लाइंट ने कहा ये बनाओ और हम उसमें दिमाग लगाने लग गए, हमने कोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में पता चले ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, बजट भी वेस्ट हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। इसलिए हम प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, की हर एक चीज़ का प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सब कुछ हमारा प्रॉपर रेडी होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो हम कोड बना रहे हैं वो प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर पाए, कहीं उसमें लूप होल ना रह जाए, कहीं उसमें ऐसा ना हो कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, कहीं ऐसी गो टू स्टेटमेंट लगा दी जो चलती ही जा रही है। तो इस टाइप का हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमें उसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग, उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके सारे कॉर्नर केसेस को हमें टेस्ट करना चाहिए। वरना अगर हमारा सिस्टम हैक ही होगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको कहीं ना कोई हैक कर देगा और हमारे सॉफ्टवेयर से हम जो रिक्वायरमेंट्स है उससे हम अर्न नहीं कर पाएंगे, अगर हम अर्न करना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस, हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होना चाहिए। मेंटेनेबल का मतलब क्या है, कोई नया अपडेट आया तो मेरे को ऐसा ना हो कि मेरे को पूरा सॉफ्टवेयर नया बनाना पड़ जाए, मैं उसमें कुछ चेंजेस करूं और वो अपडेट्स आगे के ट्रेंड को फॉलो कर पाए। अब आजकल की अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है कि आज के हिसाब से हो सकता है यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मेंटेनेबल होना चाहिए, कि हम उसको मेंटेन कर पाए, अपडेट कर पाए और पूरा सॉफ्टवेयर चेंज ना करना पड़े, कुछ चीज़ उसमें ऐड करके वो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट के एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन, ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, चीज़ों को छुपाना, जैसे कि एक मैप क्या है, कंट्री का एब्स्ट्रैक्शन। कंट्री के अंदर, एक किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, घर है, ह्यूमंस है, रिवर्स है, बहुत कुछ है, हिमालयज है, बट वो सब हम मैप में तो नहीं दिखाते। मैप फिर अलग अलग टाइप के आते हैं, उसको हम जूम करते हैं, उसको और कम एब्स्ट्रैक्ट करते हुए उसको बनाते हैं। बट एब्स्ट्रैक्शन के अपने कोड को छुपा के रखना। अब आप लॉगिन कर रहे हो तो यूज़र को उसका वर्किंग जानने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र से हमें लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। अब बैकग्राउंड में हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, उसका ऑथेंटिकेशन कैसे कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्टेड रहता है, वो यूज़र को नहीं पता होता। तो ये एब्स्ट्रैक्शन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अगर हम यूज़र के सामने ही सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो यूज़र को लगेगा ये सब मतलब वेस्टेज है, यूज़र को ना तो समझ आ रहा है और उसको पता नहीं कॉम्प्लेक्स टास्क लगेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतने सारी चीज़ें रन हो रही है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में ब्रेक करना और फिर उसको सॉल्व करना। जैसे कि अगर हमें ट्रेन रिजर्वेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है तो हम उसको ब्रेक करते हैं कि उसका एक लॉगिन पार्ट होगा, फिर उसके बाद उसका ट्रेन सिलेक्शन का एक पार्ट होगा, फिर इसकी ट्रेन की लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद ट्रेन टिकट रिजर्वेशन का एक पार्ट होगा, फिर पेमेंट का एक गेटवे होगा। तो ये 4-5 हमने मॉड्यूल्स बना लिए और फिर उन मॉड्यूल्स को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, ना कि हम पूरे ऐप को एक साथ, पूरे प्लेटफॉर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स में और उन कॉम्पोनेंट्स को हम इंडिविजुअली डेवलप करके फिर बाद में उसको मर्ज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। तो ये कहानी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलप स्टार्ट होना हुआ था 1950s में। तो जब कोई भी चीज़ डेवलप होना स्टार्ट होती है तो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो तो एकदम परफेक्ट तो नहीं बना सकते, आप धीरे धीरे उससे सीखते हो। आज के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जब वो इन्वेंट हुआ था तब के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले उसके अभी हम पूरी टाइमलाइन देखेंगे कि स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता था और आज कैसा होता है। बट उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1950s में स्टार्ट हुआ था और क्राइसिस आने स्टार्ट हुए 65 to 85। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स,
क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, बट हमने एक्सपेक्ट किया था कि सपोज़ हम रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म बना रहे थे और हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ में हमारा पूरा बन जाएगा फॉर एग्जांपल। बट हुआ क्या कि वो ओवर बजट हो गया। ओवर बजट मतलब मैंने 1 लाख एक्सपेक्ट किया था, वो 10 लाख में बन रहा है, तो मेरे तो सारा वेस्ट हो गया। मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं, ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, तो क्राइसिस हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर मेरा बन ही नहीं पाएगा। मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया पर बाद में पता चला कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं बना ही नहीं सकता, ओवर बजट हो गया, ओवर टाइम हो गया। एक्सपेक्ट किया था 1 साल में बन जाएगा, पर 10 साल हो गए, बने ही जा रहा है। तो ओवर टाइम और ओवर बजट कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर टाइम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बजट भी बढ़ेगा। तो इसका रीज़न क्या है, सोल्यूशन क्या है कि हम प्रॉपर एनालिसिस करें पहले कि कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हम प्रॉपर उसको एनालाइज करें, फिर हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करें। और डेवलपमेंट जो है क्वालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए यूजिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। जो हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हमने अभी डिस्कस करे उनका यूज़ करके डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो अनरिलायबल हो। अनरिलायबल का क्या मतलब है, जो हम रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही, लॉगिन में वेरिफिकेशन हो ही नहीं पा रहा प्रॉपर, कोई भी यूज़र आ रहा है और लॉगिन कर पा रहा है, तो ये हैकी सिस्टम है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो पहले जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये सब क्राइसिस फेस करते थे। ओवर बजट हो जाता था, ओवर टाइम, अनरिलायबल कि वो मेंटेनेबल नहीं है या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन क्यों कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसको हम अपडेट्स नहीं दे पा रहे। या अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई तो मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा उस चीज़ में, तो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। डुप्लीकेशन एफर्ट क्या, पहले के ज़माने में गिटहब नहीं होता था। गिटहब क्या करता है, मल्टीपल मेंबर्स को एक साथ काम करने की हेल्प करता है काम करने में। कैसे कि हमने कोड लिखा, हम अपना कोड पुश कर देते हैं उस रिपोजिटरी में, कोई रिमोट कहीं बैठा है वो उसको पुल करके वहीं से कंटिन्यू करता है। बट पहले के ज़माने में गिटहब नहीं होता था, तो लोगों को क्या करना पड़ता था। अब सपोज 2 लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, तो मैंने कोई कोड लिखा तो वो सेम कोड मेरे दोस्त को पहले कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो आगे उसको एक्सटेंड कर सकता है, अपना पार्ट लिख सकता है। सिमिलरली जब वो अपना पार्ट कंप्लीट करेगा फिर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, फिर मैं अपना पार्ट लिखूँगा, तो एक साथ मैं कोड नहीं लिख सकता। तो डुप्लीकेशन एफर्ट आता था पहले के टाइम में। उसके अलावा लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पहले के लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते थे। हमसे बोला प्लेटफॉर्म बनाना है, अच्छा ठीक है प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया। उसको पहले डॉक्यूमेंट करो, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करो, डिज़ाइन बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, और फिर उसके बाद कोडिंग करना स्टार्ट करो। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। तो ये क्राइसिस होते थे पहले के टाइम, बट अब हमारे पास उसका सोल्यूशन है। अब ये क्राइसिस नहीं होते। कैसे, हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, हमारे पास एक एक्सपीरियंस टीम होती है, हम डिस्कशंस करते हैं कि अच्छा यार ये कोड करना है। अब आप नॉर्मली सोचो, अगर सपोज आप कॉन्टेस्ट देते हो, कोडिंग कॉन्टेस्ट देते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आप डिस्कस करते हो यार ये कैसे होगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो ये डिस्कशंस इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे कॉर्नर केसेस निकल के आते हैं, लूप होल्स निकल के आते हैं और हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए कि हमने जो कोड लिखा वो सारे टेस्ट केसेस को कवर कर रहा है या नहीं, कोई हैकी सिस्टम ना हो, तो वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डिज़ाइन का, रिक्वायरमेंट्स का, सब कुछ। तो ये हेल्प करता है हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस को प्रिवेंट करने। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टाइमलाइन कि 1950 से लेके आज तक क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है, ये ज़रूरी क्यों है, जिससे कि हमें पता चले कि हम पहले के टाइम कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे और आज के टाइम कैसे कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंस समझ आएगा, और जिससे कि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। जैसे कि हिस्ट्री हमें हेल्प करती है, जिससे कि वी डू नॉट रिपीट द पास्ट, हम अपने पास्ट को रिपीट ना करें। तो इसलिए अब हम वो टाइमलाइन को कवर करें। अब देखते हैं हमारा टाइमलाइन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि कैसे हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इमर्ज हुई। तो 1950s में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी तो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा जाता था। असेंबली लैंग्वेज के लो लेवल लैंग्वेज, जिससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, C++, जावा, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, और वो एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। कंपाइलर डिज़ाइन, जो कि हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पूरा कवर किया हुआ है कि जैसे हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। तो पहले के टाइम लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस होते थे, मूव, ऐड, ये सब रजिस्टर्स पे डायरेक्टली अप्लाई होते थे, तो डायरेक्टली हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था ये कोड लिखना, हर कोई जानता भी नहीं था। प्लस
बहुत छोटे कोड होते थे, फ्यू हंड्रेड लाइन्स ऑफ कोड। आज अगर आप देखोगे तो पता नहीं मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होते हैं, बट फ्यू हंड्रेड लाइन्स ऑफ कोड होते थे क्योंकि हम डायरेक्टली रजिस्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्लस उस टाइम का जो सॉफ्टवेयर था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता था, बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर रहते थे। उसके अलावा एक्सप्लोरेटरी स्टाइल होता था। एक्सप्लोरेटरी स्टाइल मतलब बिल्ड एंड फिक्स, कि बनाओ, सही लगा तो ठीक है, नहीं तो उसको ठीक करते रहो, फिक्स करते रहो, बनाओ फिक्स करो, बनाओ फिक्स करो, बनाओ फिक्स। तो ये प्रोसेस चलता था। आज अगर आप देखो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, फिर हम कोड डेवलपमेंट पे जाते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था कि सीधा बिल्ड एंड फिक्स, बनाओ उसको फिक्स करो। फिर 1960s में क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि फोर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल, ये सब जो थी उस टाइम की हाई लेवल लैंग्वेज थी। सी 1970s में इन्वेंट हुई थी, तो तब तक बहुत टाइम था। तो अभी 1960s में क्या था, इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो अब डायरेक्टली हमें असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखना पड़ता था, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज थी, तो एफर्ट्स थोड़े से कम हो गए। बट तब भी हमारा जो सॉफ्टवेयर था बहुत छोटा रहता था, फ्यू थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड रहता था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। और अभी भी हमारा स्टाइल था एक्सप्लोरेटरी, बिल्ड एंड फिक्स, कि एक्सप्लोर करो, बिल्ड करो, फिक्स करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करते हो। जैसे कि आप नॉर्मल आज के टाइम में अगर एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हो, कॉन्टेस्ट देते हो या डीएसए करते हो आप, तो आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम लिखते हो, उसको रन करते हो, जहाँ एरर मिलते हो उसको ठीक करते हो, तो आप बिल्ड एंड फिक्स करते हो। बट वो चीज़ आप बड़े प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो सेम चीज़ उस टाइम क्या होता था, एक्सप्लोरेटरी, बनाओ फिक्स करो। फिर लेट 1960s में क्या हुआ, उन्होंने कहा यार ये अप्रोच ठीक नहीं लग रही। उन्होंने एक कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन अप्रोच का यूज़ किया। कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन क्या है, कि कंट्रोल फ्लो का यूज़ होगा। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, फ्लो, कि आपका फ्लो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो क्या करते थे, चार्ट्स बना देते, फ्लो चार्ट्स, कि अच्छा ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर सपोज लूप है तो लूप चलाएंगे। तो इस टाइप का हम ग्राफ जनरेट करते थे और उसको एनालाइज करके हम कोड लिखते थे। तो अब एक्सप्लोरेटरी स्टाइल नहीं यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ गई थी, अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई थी, अब हमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो एक्सप्लोरेटरी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कंट्रोल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। फ्लो चार्ट्स का यूज़ होता था, बट फ्लो चार्ट्स के साथ हम अब प्रॉब्लम्स आने लगी। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनने लगा, इतना कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट बनने लगा कि स्पैगेटी लाइक स्ट्रक्चर, स्पैगेटी मतलब मैगी जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया। तो कहाँ से क्या फ्लो जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आने लगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसका मेन रीज़न था गो टू स्टेटमेंट्स का। गो टू स्टेटमेंट क्या बोलती थी, अच्छा इसके बाद क्या करो, गो टू स्टेप 1, अच्छा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद नेक्स्ट पे आओ, फिर अगेन गो टू स्टेप सो एंड सो। तो ये क्या है, एक गो टू स्टेटमेंट, ये जब स्टेटमेंट की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, समझने में बहुत मुश्किल हो गई। तो लोगों ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो फाइनली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का यूज़ होने लगा। ये सब 1960s की बात है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यानी डायस्ट्रा ने बोला कि गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ये डेंजरस चीज़ है। हमें अपना प्रोग्राम लिखने के लिए बस 3 चीज़ चाहिए, 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हमारे लिए काफ़ी है। क्या क्या? सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। सीक्वेंस क्या होता है, डिक्लेरेशन, आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, उसको कब यूज़ करना है उस हिसाब से। नेक्स्ट है सिलेक्शन, इफ एल्स का यूज़ करो अपने सिलेक्शन के लिए, और आइट्रेशन के लिए लूप्स का यूज़ करो। तो सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट होना चाहिए, ये नहीं आप गो टू के थ्रू जलेबी बनाते जा रहे हो, मैगी बनाते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इन 3 चीज़ का यूज़ करके अपना पूरा प्रोग्राम, अपना पूरा सॉफ्टवेयर लिख सकते हो। तो आज की डेट में भी आप इन तीनों कॉन्स्ट्रक्ट का ही यूज़ करते हो, आप कुछ और यूज़ नहीं करते हो। अच्छा, फिर 1970s में क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है ये सब तो अब काफ़ी डेवलप हो गया है, कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन आ गया है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आ गई है, बट स्टिल डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना चाहिए हमें। डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइन, एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, इस टाइप का हमें डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो अब आप ध्यान रखो 1970s में आ गए, हमारी जो सी लैंग्वेज थी 1972 में इन्वेंट हुई थी, उसके आगे बाकी लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई। तो अब डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ होने लगा कि अब हम डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। सी लैंग्वेज में भी आप देखो तो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब इंपॉर्टेंस हमें किसको देनी पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर्स को। क्यों? क्योंकि वो हमारा एफर्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को घटा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर्स को एफर्ट दिए, मतलब इंपॉर्टेंस दी, और जैक्सन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन हुआ, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। उसके आगे 1970s, लेट 1970s में हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ गए, जो कि हमारा पीओपी अप्रोच होता है। आज भी हम उसका यूज़ करते हैं। 2 ही टाइप के अप्रोचेज होते हैं, एक पीओपी और एक ऊप्स।
तो पीओपी में क्या होता है, हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, फ्लो ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। आप अपना कोई भी कोड लिखते हो C++, जावा, किसी में भी, तो आप जनरली क्या C++ या C में, तो आप क्या कोशिश करते हो कि आप जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हो। बट 1980s में क्या हुआ, ऊप्स का कंसेप्ट आया, जैसे कि जावा में यूज़ होता है या फिर C++ में भी यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, कोड रीयूजिबिलिटी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन है, डिकम्पोजिशन है, मेंटेनेंस है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब पिलर्स आपने ऊप्स के पढ़े होंगे। तो इनका यूज़ करने से हमारा कॉस्ट और एफर्ट बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स हमारा टास्क रहता है, क्योंकि हम एक ही कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऊप्स सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो ये हमारी पूरी टाइमलाइन थी। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो इनिशियली एड हॉक अप्रोच होता था, बिल्ड एंड फिक्स, बनाओ और ठीक करो। फिर उसके बाद कंट्रोल फ्लो बेस्ड आया कि कैसे हम गो टू स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स का कैसे यूज़ कर सकते थे। बट फिर देखा कि नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन हुआ कि नहीं, हमें ये 3 चीज़ें ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट आया डेटा स्ट्रक्चर्स, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना है कि अब हम एरेज का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। फिर आया डेटा फ्लो बेस्ड मतलब आपका वही प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और फाइनली आपका आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये पूरा टाइमलाइन था आपका। आई होप आपका क्लियर होगा। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, हमने कितना डेवलपमेंट किया है। तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसके मॉडल्स कि आज की तारीख में हम कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और किस टाइप के मॉडल्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा अंडरस्टूड, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।